स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यूनिट 2 के कॉलेज मटेरियल्स। ये कॉलेज का यूनिट 2 का मटेरियल कम से कम आपको पीडीएफ फाइल में मिल गया होगा, ठीक है ना। चलो, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कल कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 उसके अंदर कैलकुलेशन है थोड़ा, तो ध्यान रखना। फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस, 10 ऑब्जर्वेशंस के लिए मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सीरीज इज 16 एंड 20। मतलब मीन 16 है और वेरिएंस 20 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज n is 10, mean x bar is 16 and variance that is sigma square is 20। अब फाइंड क्या करना है? Then summation of square of all observation, summation of square of all observation। तो summation of square of all observations मतलब क्या? सिग्मा एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। सिग्मा एक्स स्क्वायर एन ब्रैकेट एक्स बार स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे उसका फॉर्मूला। एन इज गिवन, एन आपको कितना दिया हुआ है? 10। एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार 16 है तो 16 का स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर ऑलरेडी गिवन 20। सो 10 इंटू 256 प्लस 20, तो 256 प्लस 20 करने से 276 मिलेगा। 276 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 2760। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 उसका आंसर रहेगा ए 2760। आंसर इज ए 2760। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन टू एक्सट्रीम वैल्यूज। दो एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेस है? तो अब एक्सट्रीम वैल्यूज दो Q1 एंड Q3 है, तो Q1 और Q3 के ऊपर कौन सा मेजर बेस है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड रेंज। तो Q1 और Q3 ये दोनों के ऊपर कौन सा वैल्यू, सॉरी मेरे ख्याल से इसका आंसर रेंज होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 डी, ठीक है। टू एक्सट्रीम वैल्यूज। अब टू एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी है? तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज, उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज। मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब सबसे बड़े वाला वैल्यू और सबसे छोटे वाला वैल्यू। तो सबसे बड़े वाला वैल्यू इज लार्जेस्ट वैल्यू एल एंड सबसे छोटे वाला वैल्यू इज स्मॉलेस्ट वैल्यू एस। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू के ऊपर कौन सा वैल्यू बेस होता है डिस्पर्जन के अंदर से? तो रेंज बेस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 उसका आंसर रहेगा रेंज डी। आंसर इज डी, रेंज। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। अच्छा, आपको यहां वर्ड दिया है एब्सोल्यूट डेविएशन, है ना। तो ये एब्सोल्यूट डेविएशन का मीनिंग क्या होता है? तो ये एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब इन मॉड्यूलस वाला। तो मॉड्यूलस वाला किस में आता था? जैसे सिग्मा इन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार अपॉन n, या सिग्मा इन मॉड्यूलस x माइनस एम इन अपॉन n, या सिग्मा इन मॉड्यूलस x माइनस एमओ अपॉन n। तो मॉड्यूलस वाला यानी कि एब्सोल्यूट डेविएशन वाला कौन सा मेजर है? तो मीन डेविएशन है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या रेंज। तो हम आंसर में लिखेंगे बी, मीन डेविएशन। बी, मीन डेविएशन।
क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एब्सोल्यूट डेविएशन अंडरलाइन करना है, उससे आंसर का पता चल जाएगा आपको। 13 नंबर का क्वेश्चन है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन ब्लैंक इज बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन। स्क्वायर्ड डेविएशन, यहां पे ये वर्ड हमको अंडरलाइन करना पड़ेगा, स्क्वायर्ड डेविएशन। तो स्क्वायर्ड डेविएशन का किसके अंदर यूज होता है? तो स्क्वायर्ड डेविएशन का यूज होगा स्टैंडर्ड डेविएशन में। स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा। सिग्मा का एक फॉर्मूला ऐसा रहता है, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n। तो ये स्क्वायर्ड डेविएशन का यूज किस में होगा? एसडी के अंदर होगा, इसलिए स्क्वायर्ड डेविएशन ये वर्ड अंडरलाइन करना है। और आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? तो आंसर रहेगा ए स्टैंडर्ड डेविएशन। ए स्टैंडर्ड डेविएशन, आंसर इज ए स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एमसीक्यू का अभी सभी लेक्चर्स आपको एमसीक्यू के चल रहे हैं। एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने पहले से खत्म कर दिए, सभी चैप्टर्स के साथ एमसीक्यू आपको एक्सप्लेन कर दिए, समझा दिए, लिख भी दिया है आपने, ठीक है। अब ये कॉलेज से जो पैम्पलेट आया है उस पैम्पलेट का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं जो एमसीक्यू का है, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या याद रखना है, देखना अंदर। फॉर गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 4 4 4 4 7, ये हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के एमसीक्यूज कराए थे, तब ये क्वेश्चन आया था। इट कैन बी सेड दैट द ब्लैंक अब 1 4 4 1 4 4 4 7, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। सबसे पहले मैं एक्स बार फाइंड करूंगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 7 तो 16 होगा। 16 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ कुछ गलती लग रही है मुझे। 1 + 4 + 4 + 4 13 + 7 20 हुआ। एक टाइम 4 रह गया था मेरे ख्याल से। 20/5 करने से x बार मुझे मिलेगा 4, दिख रहा है बोर्ड पे। चलो दूसरा एमई, एमई मतलब मिडल वैल्यू, वैल्यू ऑफ n + 1/2 th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है। तो वैल्यू ऑफ 5 + 1 is 6, 6/2 करने से 3 मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा है, वहां से थर्ड ऑब्जर्वेशन 1, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन 4 मिलेगा। उसके बाद एमओ, एमओ मतलब हाईएस्ट रिपीट होने वाली वैल्यू, तो सबसे ज्यादा बार 4 4 4 3 टाइम्स आ रहा है, इसलिए मोड लिखेंगे हम 4। इसका मतलब मीन का वैल्यू 4, मीडियन का भी 4 और मोड का भी वैल्यू कितना मिला मुझे? 4 मिला। तो आंसर क्या रहेगा? यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, मीन नॉट इक्वल टू मीडियन नॉट इक्वल टू मोड, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। तो आंसर रहेगा बी, आंसर इज बी। क्या लिखेंगे? आंसर बी लिखेंगे। बी में क्या दिया हुआ है आपको? तो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच कैन बी ग्राफिकली लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो मैंने बताया था आपको, हिस्टोग्राम इस तरह से ड्रॉ किया था। ग्राफ्स वाला चैप्टर अभी अभी खत्म किया है। तो ये जो हिस्टोग्राम है उसके अंदर हमने क्या किया था? तो सबसे ज्यादा हाइट वाला जो बार है
वहां पे हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ क्रॉस लाइन, और यहाँ से नीचे पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ मुझे हिस्टोग्राम के अंदर किसका वैल्यू मिलेगा, मोड का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, याद रखना हिस्टोग्राम, यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच कैन बी ग्राफिकली लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो मोड फाइंड कर सकते हैं। तो आंसर रहेगा 15 में ए, मोड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, देखो अंदर क्वेश्चन नंबर 16, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर। ये हमारे पैम्पलेट में भी सेम एमसीक्यू था। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्जन के जो रिलेटिव मेजर है वो, तो याद रखो रिलेटिव मेजर को हम किसी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में मेजरमेंट से नहीं बता सकते। रिलेटिव मेजर हमको प्रेजेंट करने के लिए परसेंटेज का जरूरत पड़ेगा या फिर रेशियो का जरूरत पड़ेगा। तो रेशियो में होगा या परसेंटेज में होगा रिलेटिव मेजर। ठीक है, देन इट इज फ्री फ्रॉम एनी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। उसको किसी मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट से हम नहीं बता सकते। जैसे आपको हाइट दिया है सेंटीमीटर, तो आप रेंज फाइंड करेंगे तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करेंगे तो वहां मुझे रेशियो बताना पड़ेगा, वहां मैं सेंटीमीटर नहीं लिख सकता हूं। तो रिलेटिव मेजर आर फ्री फ्रॉम एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। दूसरा है रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड लोकेशनल मेजर, ये भी सही है। यूज्ड फॉर कंपैरिजन, तो रिलेटिव मेजर का यूज होता है कंपैरिजन के लिए। जैसे कि हमने सिग्मा का यूज नहीं किया था, सीवी का यूज करके हम कंपैरिजन करते थे, तो रिलेटिव मेजर का यूज होता है। इसलिए आंसर यहाँ रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 16 नंबर का आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर दिए हुए सभी ऑप्शन सही है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, रिलेटिव मेजर ऑफ मीन डेविएशन। यहाँ रिलेटिव मेजर है, तो रिलेटिव मेजर का क्या होता था, एमडी, मीन डेविएशन का है एमडी डिवाइड बाय एक्स बार। अब ये एमडी जो है, तो ये एमडी का फॉर्मूला ऐसा था, सिग्मा इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन था, और उसको डिवाइड बाय एक्स बार किया है, तो ये एन एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई होगा, एन एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई होगा। किस तरह से आ रहा है वो देखो आप, एमडी का फॉर्मूला सिग्मा इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, और रिलेटिव मेजर दिया हुआ था इसलिए डिवाइड बाय एक्स बार। अब एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे फाइनल आंसर ऐसा मिलेगा, सिग्मा इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन इंटू एक्स बार। इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ क्या दिया है आपको, 1 अपॉन एन दिया है। देखो ये रहा, सिग्मा इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन लिखो, या फिर इसको 1 बाय एन कर दो, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो 1 बाय एन इंटू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इन मॉड्यूलस डिवाइड बाय एक्स बार। तो ये आंसर हमारा रहेगा बी, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर बी, सिग्मा 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इन मॉड्यूलस अपॉन एक्स बार, रिलेटिव मेजर है इसलिए उसको एक्स बार से हमने डिवाइड किया है। ओके, 17 नंबर। नाउ 18 नंबर, 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कौन सा एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, कौन सा एब्सोल्यूट मेजर नहीं है ऐसा बोला है। मीन, तो मीन डेविएशन दिया है, मीन डेविएशन इज एब्सोल्यूट मेजर। स्टैंडर्ड जो चार है ना, चार एब्सोल्यूट मेजर थे, कौन से चार, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चारों के रिलेटिव मेजर कौन से थे, तो रेंज है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है ना, क्वार्टाइल डेविएशन है तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका रिलेटिव मेजर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इस तरह से यहाँ पे जिसके अंदर कोएफिशिएंट लिखा होगा वो रिलेटिव मेजर होगा, मतलब कि एब्सोल्यूट नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है,
फ्रॉम फॉलोइंग विच इज नॉट एब्सोल्यूट मेजर, कौन सा एब्सोल्यूट मेजर नहीं है वो लिखना है। तो मीन डेविएशन इज एब्सोल्यूट मेजर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज एब्सोल्यूट मेजर, रेंज इज ऑल्सो एब्सोल्यूट मेजर। नाउ डी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रिलेटिव मेजर, यानी ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा डी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सभी चैप्टर्स मैंने एमसीक्यू के साथ खत्म किए, सभी चैप्टर के साथ मैंने एमसीक्यू पढ़ा दिए, आपको एक्सप्लेन करा दिए, लिख दिए हमने। किसी ने प्रिपरेशन नहीं की है इसलिए उसको तकलीफ है। आपने अगर पहले से सभी चैप्टर्स के साथ, मैं पहले से बता रहा था कि सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू भी कंप्लीट रखना। जिसने किया है उसके लिए बहुत अच्छा हो गया, उसकी प्रिपरेशन हो गई कंप्लीट। और जिसने नहीं किया ना वो ढूंढ रहे, लो उधर से लेके आओ, उधर से लेके आओ, उधर से लेके आओ, ये करूं वो करूं। अब करना पड़ेगा क्योंकि अब पूछ में आग लग गई है, अब दौड़ो सभी जगह पे। ऐसा नहीं होता है, जिसने पहले से किया उसका हो गया कंप्लीट। आग लगे तब थोड़ी दौड़ना है, पहले से दौड़ना था। ठीक है, अभी जितना टाइम है उसका यूज करो और करो खत्म। और क्या, 18 नंबर, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, ये भी एमसीक्यू था। हमारे पैम्पलेट के लगभग सभी एमसीक्यू आपको कॉलेज के पैम्पलेट में देखने मिलेंगे, देखना। ऐसा क्या बोलते हैं उसको, गप्पे नहीं मार रहा हूं, फाड़ नहीं रहा हूं, देखना। सभी एमसीक्यू कराए मैंने हर एक चैप्टर के अंदर। काश सभी लोगों ने किया होता तो बहुत अच्छा रहता, नहीं किया इसीलिए तकलीफ है। चलो 19 नंबर, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस कैसे मिलता है, तो वेरिएंस है इसलिए रूट नहीं रहेगा, n² - 1 अपॉन 12, ऐसा फॉर्मूला था वेरिएंस का। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के वेरिएंस का फॉर्मूला है ये, वेरिएंस। अब वेरिएंस का फॉर्मूला, फर्स्ट 15 बोला था तो 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर होगा 225, n 15 है, 15 का स्क्वायर किया 225 - 1 डिवाइड बाय 12 तो 224 हुआ, 224 डिवाइड बाय 12। अब 224 डिवाइड बाय 12 डायरेक्टली कैलसी पे नहीं कर देना है, वो तो छोटा बच्चा भी कर देगा, आपको कैलसी पे नहीं करना है। देखो यहाँ पे आंसर दिया है 56/3, 8, 18, 9, कर दो कैलसी पे, आया ही आंसर। कुछ आंसर ही मिला इसका, क्या मिला, जो आंसर दिए उसमें से एक भी आंसर नहीं मिला। 56/3 नहीं मिला, 8 नहीं मिला, 18 नहीं आया, 9 भी नहीं आया, 9 तो आने वाला ही नहीं था वैसे तो क्या करना है सर, यहाँ पे डिवाइड करना है मेरे भाई। 4 3 જા 12, 4 તરી 12 એટલે 3, 4 વડે ઉડે છે। 224 ને 4 વડે ડિવાइड करो, 224 भाग्या 4 करो, देखो करो कितना होता है। 224 डिवाइड बाय 4 करो, 56 मिला। तो यहां मुझे आंसर मिला 56/3, तो ये हो गया 19 का आंसर। तो 19 का आंसर मिलेगा ए, 56/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट किया था, 19 तक आपको एक्सप्लेन किया। बोर्ड पे जितना दिख रहा है उतना लिख लेना, ठीक है। सर इसके क्वेश्चंस नहीं, अरे क्या रो रहे हो यार, क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, क्या करते हो। कम से कम पीडीएफ फाइल आपको मिला होगा, उसके अंदर देखो, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूं। Now question number 20. If values of variable x are 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6 टाइम 5 दिया है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि सभी ऑब्जर्वेशंस इक्वल है। तो सभी ऑब्जर्वेशंस इक्वल होंगे तो कोई भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वही वैल्यू मिलेगा और कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन 0 मिलेगा। अब आपको क्या आस्क किया है, मतलब શું પૂછ્યું છે એ જુઓ। If values of variable x
5 5 5 5 5 5 देन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्जन हुआ, तो सेम वैल्यू के अंदर कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमेशा 0 मिलेगा। आंसर इज बी 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर देखो, स्क्यूनेस इज प्रेजेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन इफ। स्क्यूनेस कहां देखने को मिलेगी? सबसे पहले तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, उसके अंदर मीन मीडियन मोड इक्वल था, पहली बात। दूसरी बात, Q3 से ME का डिस्टेंस और ME से Q1 का डिस्टेंस इक्वल था। और तीसरी बात, उसका कर्व एग्जैक्टली बेल शेप था, ये सिमेट्रिकल। अगर ऐसा नहीं है तो वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस है। ठीक है, मतलब x बार नॉट इक्वल टू ME नॉट इक्वल टू MO। दूसरी बात, Q3 माइनस ME नॉट इक्वल टू ME माइनस Q1। और तीसरी बात, द कर्व ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट एग्जैक्टली बेल शेप, बेल शेप नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या दिया हुआ है देख लो, मीन नॉट इक्वल टू मीडियन नॉट इक्वल टू मोड, यही आंसर रहेगा। बाकी सब आंसर क्यों नहीं रहेंगे? Q3 माइनस Q2 इक्वल टू Q2 माइनस Q1, वो तो सिमेट्रिकल में होता है। मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, वो भी सिमेट्रिकल में होता है। नॉन तो पहला आंसर आ रहा है, इसलिए नॉन तो आने वाला नहीं है, इसलिए आंसर रहेगा ए। 21 आंसर इज ए, मीन नॉट इक्वल टू मीडियन नॉट इक्वल टू मोड, तीनों का वैल्यू इक्वल नहीं होगा। नाउ 22 नंबर, फॉर ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। चलो ये याद रख लेना, मगज में घुसा लेना। ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो याद रखो, तो एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन, एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्वार्टाइल डेविएशन, एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ स्क्यूनेस बावलीज मेथड। अब तीनों में से देख लो आपको क्या दिया है। एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ स्क्यूनेस तो बावलीज मेथड 100% आएगा, मतलब बी बावलीज कोएफिशिएंट ऑफ एसके, बावलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखते हैं। मोमेंट अबाउट एन आर्बिट्ररी वैल्यू, अबाउट, देखो यहाँ ये वर्ड याद रखना है, अबाउट एन आर्बिट्ररी वैल्यू। ये आर्बिट्ररी वैल्यू जो है ना, इसको हम ए बोलते थे। तो ए में से जो मोमेंट्स निकालेंगे उसको कौन से मोमेंट्स कहेंगे हम? रो मोमेंट्स। ए में से जो मोमेंट्स बनाएंगे उस मोमेंट्स को क्या कहना है? रो मोमेंट्स। तो आंसर इज ए, रो मोमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, summation of deviation of observation from their respective mean, summation of deviation of observation from their respective mean, मतलब कि x माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार हमेशा क्या मिलेगा हमको? 0। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर देखा था। तो summation of deviation of observation from their respective mean is always 0, आंसर रहेगा A, 0। Now question number 25. Question number 25. First central moment. First central moment मतलब μ1। μ1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0। 0 होता है ना, कुछ नया नहीं है इसमें। μ1 इक्वल टू 0। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट देख लिया हमने। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज ऑलवेज 0, आंसर इज डी, 0। Now 26 नंबर। 26 नंबर में क्या है? इफ सेकंड सेंट्रल मोमेंट इज 16। अच्छा, सेकंड सेंट्रल मोमेंट मतलब μ2 है ना। सेकंड सेंट्रल मोमेंट मतलब μ2 मतलब सिग्मा स्क्वायर 16 है, तो SD क्या मिलेगा? तो SD मतलब सिग्मा, दिख रहा है बोर्ड पे? SD मतलब सिग्मा मतलब अंडर रूट μ2, तो 16 का रूट करेंगे, 16 का रूट कितना मिलेगा? 4 मिलेगा।
16 का रूट कितना मिला 4, तो एच डी का वैल्यू 4 हुआ। आंसर ए 16, बी 8, सी 3 एंड डी 2, तो आंसर रहेगा सी 4। आंसर इज सी 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, उसके बाद 27 आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 27, चलो देखो 27 नंबर, 27 नंबर देखो अंदर, फॉर आर्बिटरी वैल्यू 5, आर्बिटरी वैल्यू मतलब ए 5 है एंड म्यू डैश 1 इज 3, ए इज 5 एंड म्यू डैश 1 इज 3, तो फाइंड करना है मीन। चलो मीन मतलब एक्स बार मतलब ए प्लस म्यू डैश 1, सो 5 प्लस 3 करने से 8 मिलेगा, तो मीन का आंसर मुझे 8 मिला, इसलिए 27 के अंदर ऑप्शन आएगा सी 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ थर्ड सेंट्रल मोमेंट इज -0.5, थर्ड सेंट्रल मोमेंट मतलब म्यू थ्री का वैल्यू -0.5 है। अच्छा म्यू थ्री उसका साइन, उसके आधार पे उसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं स्क्यूनेस का, जैसे कि म्यू थ्री प्लस है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, म्यू थ्री माइनस है तो नेगेटिव स्क्यूनेस, और म्यू थ्री 0 है तो नो स्क्यूनेस या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ क्वेश्चन 28 के अंदर आपको म्यू थ्री का वैल्यू -0.5 दिया हुआ है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिक या नॉर्मल, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, नेगेटिवली स्क्यूड। आंसर बी नेगेटिवली स्क्यूड। क्यों नेगेटिवली स्क्यूड, फिर से बता रहा हूं, म्यू थ्री का वैल्यू माइनस में है इसलिए। 29 नंबर देखो अंदर, इफ सेकेंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट्स, सेकेंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट्स, इसका मतलब म्यू टू एंड म्यू फोर, टू वैल्यूज आर गिवन, म्यू टू इज 2 एंड म्यू फोर इज 16। आगे, then the distribution is said to be mesocortic, leptocortic, platycortic और नॉर्मल। देखते हैं, बीटा 2 फाइंड कर देना है, म्यू 4 बाय म्यू 2 स्क्वायर, म्यू 4 16, म्यू 2 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2, बेनो वर्ग એટલે 4, 16 बाय 4 करने से 4 मिलेगा, 4 मतलब बीटा 2 ग्रेटर देन 3 हुआ, बीटा 2 ग्रेटर देन 3 है, तो आंसर हम लिखेंगे लेप्टोकर्टिक। किस तरह से सर, ये रहा पूरा कैलकुलेशन मैंने यहाँ बताया। देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी, 4 ऑप्शन थे, ए मेसोकर्टिक, बी लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक एंड नॉर्मल, तो आंसर हमको मिला बी लेप्टोकर्टिक। आंसर इज बी लेप्टोकर्टिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, आई थिंक आज के लेक्चर का ये लास्ट एमसीक्यू है हमारा, ठीक है, उसके 31 से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कर्टोसिस मेजर्स, चलो कर्टोसिस क्या मेजर करता है, तो ये एमसीक्यू सेम टू सेम हमारे पैम्पलेट के अंदर भी था, पिकनेस और फ्लैटनेस ऑफ द कर्व। कर्टोसिस मींस पिक्डनेस और फ्लैटनेस ऑफ कर्व। नॉर्मल है उससे ज्यादा हाइट वाला है उसको लेप्टो कहते हैं, नॉर्मल से कम हाइट वाले को प्लेटी कहते हैं। तो हाइट, पिकनेस और फ्लैटनेस ऑफ द कर्व। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री इज स्कीवनेस, स्कीवनेस जो है ना वो लैक ऑफ सिमेट्री है। पिकनेस ऑफ द कर्व, ये आएगा आंसर, पिकनेस ऑफ द कर्व। लोकेशन ऑफ डेटा एंड रेंज ऑफ डेटा, उसको कर्टोसिस नहीं कहते, तो कर्टोसिस किसको कहते हैं, पिकनेस ऑफ द कर्व। आंसर इज बी पिकनेस ऑफ द कर्व, ठीक है, तो पिकनेस ऑफ द कर्व उसको हम कहेंगे कर्टोसिस। तो क्वेश्चन नंबर आज हमने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर कहाँ से, आई थिंक 10 से शुरू किया और क्वेश्चन नंबर 30 तक का देखा, ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 31 से आगे देखेंगे। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख दो। बाय एवरीवन।